Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 5th April, and we have released the PDF and AIR news compilation from January to March और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आपको सही लगे तो आप उसे ले सकते हैं। ओके, and let's start with the questions for today. So first question is, who has released the Asian Development Outlook 2019 और उस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन वगैरह भी आप मुझे बता सकते हो। सेकंड इज, व्हेन वाज इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन 2019 ऑब्जर्व्ड, और ये इसी वीक में ऑब्जर्व किया गया है, तो कब था ये। देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स इन प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो आपको मालूम होना चाहिए जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो एलुवियल डिपॉजिट से बने हुए हैं फ्रॉम द हिमालयन रिवर्स, तो उनकी एवरेज डेप्थ जो है वो कितनी है डिपॉजिट्स की। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन। तो इन हिल्स को नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको अरेंज करना है। जावड़ी हिल्स, नालामला हिल्स एंड शेवरॉय हिल्स। ओके, तो ये थे क्वेश्चन। अब आज की न्यूज़ देख लेते हैं। सो द बिग अनाउंसमेंट, यूपीएससी रिजल्ट आ गया है 2018 का, और थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। तो 3 जून को ये एग्ज़ाम हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख कैंडिडेट्स ने दिया था। तो 700 कुछ सिलेक्ट हुए हैं, 759 सिलेक्ट हुए हैं। सो आप में से जिन्होंने दिया हो, सो ज़्यादा वो मतलब ऐसा गिल्ट या वैसा फील नहीं करना है। और जिनको अभी देना है तो आप मतलब समझिए कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तो उतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। और अब जो टाइम है वो प्रॉपर रिवीजन का है, और कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि मतलब इन 2 महीनों में जो होना है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अप्रैल में की जून भी अप्रैल में की भी न्यूज़ उतनी ही इम्पॉर्टेंट रहेगी जितनी आपकी लास्ट ईयर के जुलाई अगस्त की इम्पॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो रिवीजन प्लस कोप अपना करंट के साथ में दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट है। ओके, और प्रेशर लेने की जगह पे अब इसको एक स्ट्रेटेजी के साथ में आप आगे बढ़िए। आई वुड से दैट एक जो बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करना, अपने टाइम को उस तरीके से मैनेज करना, रिवीजन टाइम को बढ़ा देना, और जो अभी का करंट पोर्शन है उसका टाइम आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। ट्राई टू रिलाई मोर ऑन योर नोट्स और वीडियो सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। ओके, एंड टेस्ट जितने ज़्यादा दे सकते हैं टेस्ट देते रहिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सो द टॉपर दिस ईयर कनिष्क कटारिया, ही हैज़ टॉप द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, एंड एससी कैटेगरी से थे विथ मैथमेटिक्स एज इज ऑप्शनल सब्जेक्ट, और बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा रहा था उनका। आईआईटी बॉम्बे से थे। एंड द टॉपर अमंग द विमेन कैंडिडेट्स इज सृष्टि जैन देशमुख। शी हैज़ ग्रेजुएटेड विथ बी फ्रॉम आरजीपीवी इन भोपाल। और मतलब अगर देखा जाए प्रपोर्शन तो इस बार विमेन का काफ़ी कम था गर्ल्स का। सो गर्ल्स यू नीड टू कोप अप अ लॉट। ओके, और 759 में से ओनली 182 वर विमेन वेल 577 मैन। सो वेल डन बॉयज़, बहुत अच्छा काम किया है आपने। नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़ आइटम्स फॉर टुडे। तो हिंदू न्यू ईयर और चैत्र शुक्लादि सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, उसके अलग अलग नाम से अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए। तो देख लेते हैं। जैसे नवरेह, इट इज़ फॉर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। चेती चांद इज़ फॉर द सिंधी कम्युनिटी। देखिए हिंदू न्यू ईयर के ही हैं। ओके, और वैसे ही है जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने नवरोज़ देखा था। ओके, और उगादी और युगादी इज़ फॉर तेलुगु एंड कन्नड़ कम्युनिटीज़। एंड वहाँ मतलब इस टाइम पे उनका ये फेमस होता है, दे मेक अ पर्टिकुलर रंगोली दैट इज़ कोलम। ओके, तो कोलम रंगोली पूछा जाए तो कन्नड़ कम्युनिटी से रिलेटेड है, विच इज़ मेड ड्यूरिंग युगादी सेलिब्रेशन। सजीबू चेईरोबा, ये भी न्यू ईयर होता है फॉर मणिपुर, और वहाँ की जो मेती कम्युनिटी है वो इसे सजीबू चेईरोबा कहते हैं। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन इफ इट्स रॉन्ग। एंड गुड़ी पर्व इज़ फॉर द मराठी हिंदू कम्युनिटी। ओके,
अब नीति आयोग और आरएमआई ने रिलीज किया है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फेम 2 स्कीम। ओके, फेम इंडिया 2 स्कीम, ये अभी कल भी इससे रिलेटेड हमने कुछ देखा था। ओके, नीति आयोग और आरएमआई क्या है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है। इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की है ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड गवर्नमेंट अंडर द फेम स्कीम। फेम स्कीम क्या है, फेम 2 स्कीम में। ओके, it is faster adoption and manufacturing of electric vehicles and also I said hybrid vehicles. Okay, please remember. तो इस रिपोर्ट का नाम है, याद रखना, नीति आयोग और आरएमआई की है, और किसने निकाली है, इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इस रिपोर्ट का नाम है ओके, प्रोग्रेस टू डेट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। और इसमें ये कहा है कि इसने क्वांटिफाई किया है कि कितनी ऑयल और कार्बन सेविंग्स डायरेक्टली होंगी अगर व्हीकल्स को फेम 2 स्कीम के अंडर इंसेंटिवाइज किया जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने का सेंस ही वही है कि ऑयल और कार्बन की सेविंग की जाए। आरएमआई जो है वो एक इंडियन और ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज़ फोकस्ड ऑन ड्राइविंग द एफिशिएंट एंड रिस्टोरेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ओके, और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फेम 2 का और दूसरी जो ऐसे मेजर्स हैं उनका कैटालिटिक इफेक्ट पड़ेगा पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पे। ओके, ऑब्वियस ही बात है कि मतलब पेनिट्रेशन जो रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो बढ़ जाएगा, चार्जिंग स्टेशंस वगैरह बढ़ जाएंगे। ओके, फेम 2 स्कीम जो है इसको 2019 में नोटिफाई किया गया था और इसका पर्पस क्या था, टू फर्दर एक्सेलरेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू अ क्लीन मोबिलिटी फ्यूचर। वही कि क्लीन और ग्रीन मोबिलिटी रहे, तो ये इसलिए ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था फेम स्कीम का, जिसको एक्सेलरेट करने के लिए फेम 2 आई थी 2019 में ही आई है। ओके, and it sees the electrification of transportation as a primary focus area। और ये वही है, मार्केट को कैटलाइज करने के लिए है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा अडॉप्ट किया जाए, ताकि ये ड्यूरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रहे और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस मिल जाए इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को। ओके फाइन, सो नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट जापान स्पेस प्रोब ने ड्रॉप किया एक्सप्लोजिव ऑन एस्टेरॉयड टू मेक क्रेटर। तो काफ़ी ज़्यादा धमाके हो रहे हैं। अभी एसेट भी हमने जैसे लॉन्च किया था वैसे ही जापान स्पेस, नॉट वैसे ही, थोड़ा सा वो अलग है, इनका पर्पस भी अलग था और चीज़ भी अलग है। तो जापान स्पेस एजेंसी कौन सी है, जाक्सा, और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन्होंने ये कहा है कि हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट था। तो हायाबुसा 2 जो है वो एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है। याद रखना, एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन, नाम से समझ में आ रहा है कि एस्टेरॉयड से सैंपल वापस लेकर आने के लिए। तो इन्होंने ये एक्सप्लोजिव रिलीज़ किया था एक एस्टेरॉयड पे और वहाँ पे उसकी सरफेस पे क्रेटर बना दिया है। और ये क्यों किया, ताकि उसके ऊपर सरफेस के नीचे के जो सैंपल्स हैं, अंडरग्राउंड सैंपल्स, उनको कलेक्ट किया जा सके ताकि कुछ क्लूज मिल सके ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसके लिए हायाबुसा 2 ने एक स्मॉल कैरी ऑन इम्पैक्टर ड्रॉप किया था कॉपर का बना हुआ एस्टेरॉयड पे, और वो सेफली फिर उसने सैंपल लेके इवैक्यूएट भी कर लिया एंड इट रिमेन्ड इंटैक्ट। ओके, नाउ चाइनीज साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ पॉसिबल डेथ स्विच मैकेनिज्म इन प्लांट्स इम्यून सिस्टम। तो ये डिस्कवर किया है डेथ स्विच टाइप का मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम में। फाइन, तो ये क्या करता है ये सिस्टम, कि ये इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं उनको ट्रिगर करता है कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर दे, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दें, दस लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड कीपिंग अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट हेल्दी। तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे अगर इन्फेक्टेड सेल्स, तो वो इन्फेक्शन वो जो डिजीज़ होगी वो दूसरे सेल्स में स्प्रेड नहीं होगी और बाकी पार्ट्स हेल्दी रहेंगे। तो इस डिस्कवरी से क्लू क्या मिलता है कि सेल डेथ कंट्रोल के बारे में और प्लांट्स की इम्यूनिटी के बारे में। ओके, और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि नई जनरेशन डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स की बनाई जा सकती है जिसमें पेस्टिसाइड्स भी कम रहे। क्यों, क्योंकि वो इस मैकेनिज्म का यूज़ करके, अपनी इम्यूनिटी का यूज़ करके वही है कि डिजीज़ेस से बच सकते हैं और वो ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहेगा। ओके, एंड प्लांट्स में एक ल्योर एंड कैच इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ये मतलब अलग तरीके का एक मैकेनिज्म है। ल्योर एंड कैच रिस्पॉन्स वो पैथोजन से डील करने के लिए होता है, ऐसे पैथोजेंस जिन्होंने सेल्यूलर डिफेंस को ब्रीच कर दिया है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं थी। सो देयर वाज अ टीम लेड बाय रिसर्चर जो जियनमिन, और उन्होंने एक प्रोटीन डिस्कवर किया
किया था AVR-AC। ठीक है, तो आज फिर से वही था कि मतलब यही कुछ बायोटेक से रिलेटेड न्यूज़ आइटम्स थे। ओके, तो वो इंक्लूड किए गए हैं। तो ये एक प्रोटीन होता है जो कि विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजन, और इस बैक्टीरियल पैथोजन ये जो AVR-AC प्रोटीन रिलीज़ करता है, इसी वजह से कैबेज में भी ब्लैक रॉट होते हैं, और ये एक बायोकेमिकल वेपन की तरह काम करता है, और ये प्रोटीन जो होता है प्लांट के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। सो इट इज़ लाइक एन एंटीजन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो एंटीजन भी जो होते हैं वो बाहर से मतलब वही इस तरीके की बॉडीज़ रहती हैं वो, कि प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं अपना हमारे इम्यून सिस्टम को। तो ऐसे में हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, एंटीबॉडीज़ को जनरेट करके। और अब वही जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ प्लांट्स हैं, उन्होंने इवॉल्व किया है वैसा ही रेजिस्टेंस प्रोटीन ZAR1। ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है वैसे ही प्लांट्स भी रेजिस्टेंस प्रोटीन रहता है ZAR1, जो कि बैक्टीरियल प्रोटीन्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर स्पेशल प्रोटीन्स को एज अ बेट या ट्रिक की तरह यूज़ करते हैं। मतलब बेट यानी कि ऐसे जैसे जाल टाइप का बिछाना। ठीक है, तो बैक्टीरियल प्रोटीन को ट्रिक करने के लिए और फिर उनको अटैक करते हैं। तो ZAR1 जैसे ही वो बेट अटैक होता है उसके ऊपर, तो ZAR1 एक्टिवेट हो जाता है और वो रेजिस्टोस्टोम बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमने वर्ड्स देखे। फर्स्ट इज AVR-AC, तो ये बाहर से ऐसा कोई बैक्टीरियल पैथोजन जब कोई प्रोटीन इंजेक्ट करे तो वो AVR-AC कहलाता है। और फिर उसके रिस्पॉन्स में हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक प्रोटीन रहता है ZAR1, जो कि अपना बेट की तरह वो प्रोटीन्स को करके वो फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ मल्टी प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं रेजिस्टोस्टोम। ठीक है, तो फिर ये रेजिस्टोस्टोम जो होता है वो फिर खुद को वो एक सेल मेम्ब्रेन में डाल के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि मतलब वही दूसरे सेल्स पे अटैक ना हो। ओके, तो डेथ्स जो हमने देखा ये यूजुअली हार्मलेस रहता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि केवल डिजीज्ड सेल्स पे अटैक करता है और वो पूरे प्लांट का बहुत टाइनी पोर्शन रहता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द ज्ञान प्रोग्राम। तो इसमें मतलब ज्ञान प्रोग्राम के बारे में ही देख लेते हैं, न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। सो इट इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। याद रखना, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स इन हायर एजुकेशन, और इसको लॉन्च किया था 2015 में, और ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, एंड इट एम्स एट टैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड ऑन्टरप्रेन्योर्स। साइंटिस्ट और ऑन्टरप्रेन्योर्स को, ठीक है, उनको इंगेज करने के लिए विद द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो अकेडमी और साइंटिस्ट को जोड़ने के लिए ये है। ठीक है, तो इसमें एग्जिस्टिंग एकेडमिक रिसोर्सेज को ऑगमेंट किया जाएगा, क्वालिटी रिफॉर्म्स बढ़ाए जाएंगे, और इससे इंडिया की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ भी जो है वो स्ट्रेंथन होंगी। ओके, और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हो उनको भी इंटरनेशनल फैकल्टी से नॉलेज लेने का, उनके साथ में कोलैबोरेटिव रिसर्च करने का मौका मिलेगा। साथ में हाई क्वालिटी कोर्स मटेरियल भी डेवलप हो जाएगा वीडियो और प्रिंट फॉर्म में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ज्ञान। ओके, अब ग्लोबल कूलिंग कोलिशन के बारे में आया था। तो ये एक यूनिफाइड फ्रंट है जो कि लिंक करता है। ठीक है, यूनिफाइड है मतलब कुछ चीज़ों को लिंक करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो किस किस को, किगाली अमेंडमेंट, पेरिस अग्रीमेंट और SDGs, इन तीनों को लिंक करता है ये ग्लोबल कूलिंग कोलिशन। और इसको लॉन्च किया गया था एट द रिसेंटली हेल्ड फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन सिनर्जीज बिटवीन 2030 एजेंडा, वही SDGs के लिए जो कि 2015 से 30 तक के लिए वैलिड है, और पेरिस अग्रीमेंट। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इनकी सिनर्जीज के लिए हुई थी इन कोपेनहेगन इन डेनमार्क। ओके, और दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर एम्बिशन और सोल्यूशंस आइडेंटिफाई करने के लिए, वही कि क्लीन और एफिशिएंट कूलिंग की तरफ हम मूव कर सकें। तो इसको सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? UN क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, किगाली कूलिंग एफिशिएंसी प्रोग्राम, और C4ALL दैट इज सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। ओके,
और इसमें गवर्नमेंट्स कौन कौन सी इंक्लूडेड है, चिली, रुआंडा, डेनमार्क और इसके अलावा लीडर्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी, रिसर्च एंड एकेडमिया। और इसकी ज़रूरत क्यों है, मेन अब देख लेते हैं। ग्लोबल ये कूलिंग जो कोलिशन है इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा गया था स्टडीज़ में कि 2018 जो था वो फोर्थ हॉटेस्ट ईयर था। और साथ में अब जब इनकम और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स भी, उनका नंबर भी इट इज़ सेट टू इंक्रीज। और इंडिया में ही कहा जा रहा है कि अगले 20 सालों में इंडिया की कूलिंग रिक्वायरमेंट्स 8 गुना बढ़ जाएगी। ओके, तो एयर कंडीशनर्स अलोन विल कंज्यूम मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग इन द कंट्री बाय 2037-38। ठीक है, तो इसी के लिए इंडिया ने एक नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान भी बनाया है, ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो 5 ईयर प्लान है और इसको लॉन्च किया था यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ऑन March 8, 2019। ये भी लास्ट मंथ का ही है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं तो आप वहाँ पे फिर से रिवाइज कर सकते हैं। फाइन। अब महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान अवार्ड्स दिए गए हैं अभी, और दीज आर कन्फर्ड ऑन पर्सन्स इन रिकग्निशन ऑफ देयर सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन। कुछ लैंग्वेजेस में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जैसे संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, पाली, प्राकृत, क्लासिकल उड़िया, क्लासिकल कन्नड़, क्लासिकल तेलुगु एंड क्लासिकल मलयालम। ठीक है, तो बेसिकली दे आर क्लासिकल लैंग्वेजेस ओनली, मतलब काफ़ी जो पहले यूज़ की जाती थी, मतलब एंशियंट टाइम से यूज़ की जा रही है, ऐसी लैंग्वेजेस के में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में, एंड इट इज़ गिवन टू सिलेक्टेड यंग स्कॉलर्स। याद रखना, स्कॉलर्स को दिया जाता है इन दी एज ग्रुप ऑफ 30 to 45 ईयर्स। महर्षि बद्रयान के बारे में देख लेते हैं। तो वो एक इंडियन फिलोसोफर थे और ही इज़ रिगार्डेड एज हैविंग रिटन द बेसिक टेक्स्ट ऑफ वेदांत सिस्टम, यानी कि वेदांत सूत्र, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, वो महर्षि बद्रयान ने लिखा है, ऐसा माना जाता है। और देयरफॉर ही इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द वेदांत सिस्टम ऑफ फिलोसफी। और जो उनका पीरियड बताया जाता है ब्रह्म सूत्र का, इट इज़ 500 BC to 450 BC। ओके, तो जो बिफोर क्राइस्ट एरा था 500 to 450 का, उस दौरान का वेदांत सिस्टम ब्रह्म सूत्र को माना जाता है। सो लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज़ अबाउट द मैत्री ब्रिज। तो इंडियन आर्मी ने ये लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बिल्ड किया है ओवर इंडस रिवर इन ले इन जस्ट 40 डेज। 40 दिन के अंदर ये लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया है इंडिया का ओवर इंडस रिवर। याद रखना, 260 फीट लॉन्ग है और केबल सस्पेंशन ब्रिज है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव अ मेजर बूस्ट टू द कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज इन लद्दाख। तो लद्दाख के रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए है ये। और मैत्री ब्रिज जो है, इट इज़ डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया टू कमेमोरेट द 20th ईयर ऑफ कारगिल विजय दिवस। ओके, तो 1999 का था कारगिल जो वॉर हुआ था, तो के 20 साल पूरे होने के उसके कमेमोरेशन में मैत्री ब्रिज को बनाया गया। याद रखना, इंडियन आर्मी ने इंडस रिवर पे लेह में बनाया है। ओके, सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, 260 फीट लॉन्ग। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे। आई होप यू लाइक इट फ्रेंड्स, एंड अगेन आई विल से कि आप अपनी पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप कर दीजिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा निकालिए, और अपनी हेल्थ का खासकर अब बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज नाउ द टेम्परेचर इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑल अराउंड इंडिया। तो अपना भी ध्यान रखिए और पढ़ाई को भी अब थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे फ्रेंड्स, एंड थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।